Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Incredible Abhishek. So hope you are all good and your preparation is going all in a great track. So in this video we are going to start with the next chapter of the polity. You might be knowing that we are dealing with the polity segment. So in this video we are going to deal with the preamble. This is our new chapter that we are going to deal in this. Okay. एंड होप आई होप दैट यू हैव वॉच ऑल द प्रीवियस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस सभी लेक्चर्स देखे होंगे। तो उन सभी लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दो प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, हमेशा याद रखें, यू हैव टू फॉलो टू प्लेलिस्ट। द फर्स्ट प्लेलिस्ट इज GS 365 इन विच all the lectures are being arranged in synchronous manner, in which you will get the lectures from 1 to 365. But if you want to follow subject wise, because we have also made a playlist that is subject wise, that is GS 365 polity, GS 365 history. If some student is facing problem in just one subject, then he has to watch only the lectures of those subject. आपको पता होना चाहिए कि ये lectures किन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। डेफिनेटली आपके यूपीएससी सीएसई के साथ साथ स्टेट पीसीएस के अलावा आपके सीडीएस सीएफएफ के लिए ये लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। Why? Because this is the only course in which we provide you concept as well as facts in a single course. तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जहां पर आपको फैक्ट्स के साथ जो है वो कंसेप्ट भी मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा इसमें सिंक बैठाया गया है, एक एमलगेशन आपको फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट का मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रीएम्बल। इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को डील कर चुके हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, वहां पर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में हर कुछ को समझा था। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये कोर्स थोड़ा सा एक क्रैश कोर्स टाइप का है, जहां पर वन डे एग्जाम्स को कवर किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी मुश्किल है। इसी कारण से मैं आपको बेसिक लेक्चर्स पॉलिटी के साथ में प्रोवाइड करवा रहा हूं, जहां पर आप बेसिक लेक्चर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझे, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है, फेडरल और यूनिटरी में क्या अंतर है, भारत में हम कैसे कहते हैं कि भारत जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री तो है बट यूनिटरी बायस्ड है, ज्यादा यूनिटरी बायस्ड है, वो किस प्रकार से। सोशलिज्म में हम देखते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, बट इंडिया का एक अपना स्पेशल फ्लेवर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम आपको बेसिक लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी कारण से हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ जाना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है। तो उससे पहले हमें पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये इंडियन ओरिजिन का है, क्या प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, ये ठीक है, वो भी किस तरह से इवॉल्व है ये भी हम देखेंगे कि क्या प्रियम्बल पहले से पार्ट था, नहीं था, क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या प्रियम्बल को हम लोगों ने बोरो किया है। जैसा कि मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी करवाया था कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैग ऑफ बोरोइंग्स, इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना था, तो इस पे हम लोग डिस्कस किया था। ऑल्दो ये मेंस बैच नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए ठीक है, प्रियम्बल जो है इसे भी हम लोगों ने बोरो किया है, और इसे हम लोगों ने बोरो किया है कहां से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या ज्यादा बेहतर कहें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसे बोरो किया। आपको पता होना चाहिए यूएस में भी आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि इंडिया में है। अनरिटन कहां है, ब्रिटेन में। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आमतौर पर आपको किसी भी बुक में नहीं मिला होगा, वो हम इसमें देखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जो जो एक फैक्ट है वो आपको आमतौर पे किसी बुक में देखने के लिए नहीं मिलता है, कॉमन बुक्स में, वो ये है कि लैंग्वेज जो प्रियम्बल, ठीक है, हम लोग समझ गए कि प्रियम्बल जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया, प्रियम्बल हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने के लिए मिलता है। बट ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहने का मतलब क्या, क्या आपने कभी भी प्रियम्बल देखा? अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे या फिर कोई भी, तो आपको फर्स्ट में ही दिखता है प्रियम्बल, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोमली रिजॉल्व इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू सोवेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, इस प्रकार से आपको दिखता होगा। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलता है, वो फॉर्मेट जो है, ये जो फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलता है वो हम लोगों ने कहां से लिया है? तो ये जो लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल रहा है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये आपको याद रखना होगा, दैट इज preamble has been taken from the American Constitution, but the language of the preamble has been taken from the Australian Constitution.
तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल के लैंग्वेज को लिया गया है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, प्रियम्बल को लिया है। ये यहां तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब पहले हम समझें कि प्रियम्बल क्या है, कैसे है। उससे पहले हमें थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर प्रियम्बल का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से है। जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगातार डिबेट्स हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में। तो उसी दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एग्जैक्टली था क्या। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो दैट इज नो यूज कि आप आगे करते जाएंगे। तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करना होगा। तो यहीं पर आपको टेस्ट करना है कि क्या आपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज किया है या नहीं। आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो डेट और दूसरा आपको किस पर्सन ने किया था। पर्सन तो आमतौर पर बता देंगे बिकॉज इट इज वेरी इजी, जेएल नेहरू। अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और बेहतर तैयारी करने की जरूरत है, बट डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेट आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज 13 दिसंबर। द ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 1946। बट इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हम लोगों ने ये सारा कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे कब अडॉप्ट किया। तो द आंसर वाज वेरी सिंपल, दैट इज 22 जनवरी 1947। तो इसे 1947 22 जनवरी को इसको क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। किसने इसे प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जेएल नेहरू ने। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन, एक हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब देखिए, हमें समझना होगा कि हम उतनी देर से बात कर रहे हैं प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रियम्बल, आखिर ये प्रियम्बल होता क्या है और क्या है ये प्रियम्बल। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज प्रियम्बल। तो देखिए, हम अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को ऐसा कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं इट इज द प्रिल्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रिल्यूड है, ठीक है, जहां पर हमें ये देखने के लिए मिलते हैं कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफीज हैं, प्रियम्बल कंटेन्स द फिलोसफीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात किसने कही है, तो अगर आप पढ़ेंगे डीडी बासु, तो डीडी बासु में आपको ये स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा जहां पर कही गई है ये बात कि प्रियम्बल कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, फिलोसफी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है उसे बताता है, या हम कह सकते हैं कि इट कंटेन्स द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, अपने आप में एक समरी। अब थोड़ा सा से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इंट्रोडक्शन, क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए सर, अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करते हैं किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है जहां पर एक लॉ बुक है, सारा कुछ उसमें रिटन है, ठीक है। लेकिन प्रियम्बल में बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी भी एक बुक को लेते हैं, लेट से कोई बुक, अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक को देखते हैं, बुक में आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, फिर बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। उस बुक में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, प्रीफेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। प्रीफेस आपको क्या बताता है, प्रीफेस आपको एग्जैक्टली बताता है कि आप जब इस बुक को पूरा पढ़ेंगे तो इस बुक में एग्जैक्टली आपको मिलने क्या वाला है, आखिर इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या थीम है इस बुक का, एग्जैक्टली हमें किस चीज को देखकर हम लोगों ने इस बुक में क्या क्या कंटेंट को इंक्लूड किया है, ऑथर की जो बेसिक आइडियोलॉजी है इस बुक को लिखने के पीछे, वो सारी चीजें आपको पता चलती है। उसी प्रकार से हम यहां पर एक स्टेटमेंट और कहते हैं कि इससे हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या माइंड पता चलता है, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जब वो प्रियम्बल लिख रहे थे तो एग्जैक्टली उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इंडिया को वो किस रूप में देखना चाहते थे। जैसा कि जब मैं आपको प्रियम्बल, जब पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रियम्बल में क्या क्या चीजें मिलती है, तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली हमारा जो प्रियम्बल है वो बहुत सारी चीजें बताता है कि जो पावर है, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो कौन बना रहा है, आखिर जो पावर है, ऑथोरिटी है, वो हमें कौन दे रहा है, इंडिया को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या क्या हम अपने पब्लिक, हमारी जो जनता है, जो पीपल, उनको क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेट क्या होगा, किस दिन हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने जनता को अडॉप्ट कर रहे हैं या खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें क्या प्रियम्बल से पता चलती है। बेसिकली आप ये समझें कि प्रियम्बल, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ने में बहुत ही मंथ्स लगे या ईयर्स लगे, तब जाके आप उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाए। बट प्रियम्बल उस पार्ट में बहुत ही चीजें इजी कर देता है। लेट से आपने 15 मिनट्स 10 मिनट्स
या 1 घंटे आपने पढ़ा और आप उस देश के पूरे समझ सकते हैं कि आखिर कोई भी देश है वो किस प्रकार का है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की बात करते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं कि आखिर इंडिया में किस तरह के, इंडिया की हम बात करते हैं, किस तरह के लोगों को यहाँ पर जस्टिस दी गई है, इक्वलिटी दी गई, लिबर्टी, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि प्रीएम्बल एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, या हम कहें इट इज अ प्रील्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं ये अपने आप में क्या रखता है, एक फिलॉसफी है, यानी कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फिलॉसफीज आपको देखने के लिए मिलेंगी वो सारा हमें प्रीएम्बल के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो स्टेटमेंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, एक फिलोसोफर आप कह सकते हैं, उनका नाम है के एम मुंशी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि इंडियन जो आपका प्रीएम्बल है वो अपने आप में क्या है, हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है, अपने आप में एक हॉरोस्कोप है। के एम मुंशी ने ये स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा आपने बहुत जगह ये, आपने लक्ष्मीकांत में भी ये स्टेटमेंट देखा होगा, आई होप, अगर आप थोड़ा पढ़ा है तो। मैंने आपको जैसा बताया कि हम हर फैक्ट को कवर कर लेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या किसी भी बुक में ऑलमोस्ट जो भी पॉपुलर है उसमें दिए हुए हैं तो हम कवर कर लेंगे। बट इन सभी का ज्यादा आपको यूज देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर स्टेट पीसेस दे रहे हैं तो उसमें कभी कदार आ जाते हैं क्वेश्चन, खासकर यूपी पीसेस में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है, एन ए पालखी, ठीक है, एन ए पालखी वाला ने ये स्टेटमेंट कहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है आपके लिए, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब देखिए, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ वो आप समझें पहले प्रीएम्बल के बारे में, फिर हम लोग और भी बहुत ज्यादा डिटेल में इसको देखेंगे आज, ठीक है। इसे हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पूरा इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझ आए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो ये तो प्री बैच है या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए, बट अगर आप मेंस की कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएपीएफ में पेपर 2 लिखना है तो वहां पर जो आप इंट्रोडक्शन डालते हैं या फिर इंडिया को आप किस रूप में देखते हैं, वो सारी चीजों में आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ भी अगर आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि प्रीएम्बल में दिया हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो उस सेंस में आप बहुत जगह इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी इसका अपने आप में बहुत बड़ा यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां पे भी इसका यूज हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, अब हमें यह समझना होगा कि आखिर जब हम प्रीएम्बल की बात करें तो क्या प्रीएम्बल किसी को किसी प्रकार का पावर प्रोवाइड करता है। जैसे लेट्स से, मैं आपको पहले थोड़ा सा इधर देखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सर हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोवाइड करता है। किससे पावर प्रोवाइड करता है, तो सर पावर प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है तो आपको बेसिक लेक्चर बिल्कुल देखने चाहिए, बिकॉज ये सारा हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं सर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनको पावर प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली यस, ये हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में बात किया है। और ऐसे भी आगे आप जाके देखेंगे कि आपको क्या करता है, पावर्स प्रोवाइड करता है हर को, लॉ मेकर्स को, एग्जीक्यूटर्स को, जुडिशरी को, सबको पावर प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन। साथ साथ अगर आप देखें तो इनके पावर्स को लिमिट भी करता है, ये नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आता क्यों है, क्योंकि हम आर्बिट्रेरियंस को रोक सके, यानी कि कोई भी आर्बिट्री ना हो सके, तो उसे हमें रोकने के लिए क्या करते हैं, उनके पावर्स को लिमिट करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो पावर्स को लिमिट करता है, बताता है कि ये आपकी बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। क्या प्रीएम्बल ये काम करता है, द आंसर इज नो सर। Preamble does not provide power to any organ of the government, as well as it does not limit the power of any organ of the government. ना ही ये किसी को पावर प्रोवाइड करता है और ना ही ये किसी के पावर को लिमिट करता है। तो फिर क्या है प्रीएम्बल का, फिर यूज कहां है, ठीक है, हम लोग समझ गए कि ये समरी है, फिलॉसफी इसके अंतर्गत है, ये सारी ठीक है, बट इसका यूज कहां आता है, तो सर इसका यूज हमें देखने के लिए मिलेगा, इट इज कंसिडर्ड एज बेकॉन लाइट, इट इज कंसिडर्ड एज बेकॉन लाइट फॉर जुडिशरी। अब इसका मतलब क्या है, क्या मैं कह रहा हूं कि इट इज कंसिडर्ड एज अ बेकॉन लाइट फॉर द जुडिशरी। इसका मतलब ये है सर कि अगर वी हैव टू डिसाइड, इफ वी वांट टू डिसाइड और टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, देन इट इज बीइंग यूज्ड। क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा इसे एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इसमें ये बात कही गई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई आर्टिकल को देखते हैं, इसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की चर्चा भी की गई है।
जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को यहां पर क्या किया है, एक्सप्लेन आपको किया है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल आप ले लें, ठीक है, लेट से कोई आर्टिकल है, उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है, ठीक है, अब उसमें एम्बिग्यूटी आ गई, एम्बिग्यूटी यानी कि थोड़ा सा उसे समझने में दिक्कत आ रहा है या फिर कहीं पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी आ रही है, तब हम प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं उसे क्या करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड करने के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई आर्टिकल है, उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है बट उसमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो हम प्रियम्बल को रेफर करेंगे कि सर देखिए प्रियम्बल में ये बात कही गई है, लेट से कोई भी है तो उसमें बात कही गई है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो हमें हमेशा फ्रेम में ये रखना है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो कभी भी इंडिया किसी एक धर्म के फेवर में कोई भी जजमेंट नहीं दे। उस प्रकार से एक हम इस प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं, एक रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं किसी भी आर्टिकल को ये करने के लिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एम्बिग्यूटी अगर किसी आर्टिकल के अराउंड में है, इंटरप्रिटेशन को समझने में अगर हमें दिक्कत आ रही है, तो प्रियम्बल को रेफर किया जा सकता है। इसका मतलब कि प्रियम्बल का यूज हमें किसी के पावर, ऑर्गन्स ऑफ पावर को देने के लिए नहीं है, किसी भी पावर लिमिट करने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग इसे रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं किसमें, जब हमें इंटरप्रिटेशन की बात आती है तब। जब भी हम इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो वहां पर इसका यूज हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक और बात है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज आपको स्टेटमेंट में, क्वेश्चंस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ठीक है प्रियम्बल जो है वो कब, मतलब प्रियम्बल को हम लोग ने लाया, ठीक है, प्रियम्बल को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, बट कब, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि वो सोचते हैं कि दैट प्रियम्बल जो है वो पहले, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो इसे पहले लिख दिया गया और उसके बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, लेकिन आंसर ये नहीं है सर। प्रियम्बल का जो इनेक्टमेंट है, जो प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फुल कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोगों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया उसके बाद हम लोगों ने प्रियम्बल को क्या किया, लाया। तो ये अपने आप में क्या है, प्रियम्बल को लाया गया है कब, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद। इसके बाद जो मैं स्टेटमेंट बताने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसको आप पावर से लिंक कर सकते हैं कि इस प्रियम्बल किसी को पावर नहीं दे सकता, किसी के पावर को लिमिट नहीं कर सकता, तो इस चीज से आप इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिकेबल। प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिकेबल है, साथ साथ नॉन इनफोर्सिएबल है, यानी कि आप प्रियम्बल के बेसिस पर कहीं भी आप क्या कह सकते हैं कि आप कहीं भी केस नहीं कर सकते, या फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि ये आपको पावर को बता रहा है, या फिर ये आपको, इसे रेफरेंस के रूप में लिया जा सकता है बट इसका यूज हम नहीं कर सकते कहीं भी पावर दिखाने के लिए या किसी भी ऑर्गन के पावर को लिमिट करने के लिए। दैट इज, इट इज नॉन जस्टिकेबल एज वेल एज नॉन इनफोर्सिएबल। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, दैट इज इनफोर्सिएबल। अगर फंडामेंटल राइट के आपका ये हनन होता है या फिर आप उस, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, दैट इज आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जहां पर आपको रिट की मदद से आपको क्या मिलेंगे, बेनिफिट वहां पर देखने के लिए मिलेगा। बट यहां पर प्रियम्बल के बेसिस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज प्रियम्बल इज नॉन जस्टिकेबल। यहां तक बात क्लियर है। अब आ जाती है प्रियम्बल की बात। अब हमें थोड़ा समझना होगा सर कि प्रियम्बल में एग्जैक्टली हमें देखने के लिए क्या मिलता है। तो सबसे पहला लाइन अगर आप देखेंगे प्रियम्बल को, जब भी आप अपने देखते होंगे, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर तो पहली बात तो यहां पर यह है कि पीपल ऑफ इंडिया की बात होगी, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया की बात होगी। सर ये क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता है कि दैट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स को बताता है कि पूरे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन है, हु इज सुप्रीम, हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कौन है, तो वो पीपल है, पार्लियामेंट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकर। अगर आप ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां पर आपको पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी देखने के लिए मिलेगी, बट इंडियन केस में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंडियन केस में सर आपको पीपल, पीपल इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इसके बाद क्या कहता है, इंडिया के नेचर को बताता है, नेचर ऑफ इंडिया, किस तरह के इंडिया की हम बात करते हैं।
जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि हम क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic as well as republic। क्या? 5। कितने? 5 आइडियल्स, हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं दैट दीज आर द 5 आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 5 आइडियल्स हैं। अब आइडियल्स क्या क्या किसे कहते हैं सर? आइडियल्स वो मीन्स होते हैं, ये आप समझें इस चीज को कि आइडियल्स किसे कहते हैं। आइडियल्स जो है वो मीन्स होते हैं टू अचीव द एस्पिरेशंस। अगर आपकी कोई एस्पिरेशंस हैं तो आप उसको अचीव करने के लिए कुछ मीन्स का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल कहते हैं। तो क्या क्या है इंडिया में? दैट इंडिया इज सोवेरेन। अब इसे हम एक एक टर्म, जो भी आप टर्म देख पा रहे हैं, उस एक एक टर्म को हम लोग देखेंगे कि क्या ये टर्म है। बेसिकली सोशलिस्ट, अब एग्जैक्टली आप देखेंगे इंडिया इज नॉट सोशलिस्ट, बट आपको मैं दिखाऊंगा कि इंडिया किस प्रकार से इंडियन सोशलिज्म का फॉलो करता है। फिर हम बात करते हैं सेकुलर। अब यहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखने मिलेगा। फ्रांस वाला सेकुलरिज्म नहीं है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद सर हमें देखने के लिए मिलता है डेमोक्रेटिक, इसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक तो होना ही था डेफिनेटली। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल। तो फिर हेड ऑफ द पीपल विल बी इलेक्टेड बाय डेफिनेटली बाय होम? द पीपल। तो चलिए हम ये समझ गए कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, नेचर क्या है। अब ऑब्जेक्टिव, अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे बहुत ही डिटेल के साथ प्रेम्बल कहां लिखा गया। अब ये हमें ऑब्जेक्टिव्स भी बता देगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम अपने पीपल्स को क्या देंगे। तो सर हम अपने पीपल्स को जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, हम अपने पीपल्स को लिबर्टी देंगे। अब यहां भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर है। फिर इक्वलिटी में आपको प्रोवाइड, सॉरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराएगा। देन आपको फैटर्निटी, ठीक है सर। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो 3 टर्म्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, इसे ट्रायो कहते हैं, ट्रिनिटी भी कहते हैं, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जस्टिस हम लोगों ने कहां से लिया है सर? रशियन रिवॉल्यूशन, या और थोड़ा बेहतर कह सकते हैं तो यूएसएसआर कह सकते हैं। यूएसएसआर से हम लोगों ने जस्टिस लिया है, यानी जस्टिस हम लोगों ने लिया है यूएसएसआर से, दैट इज रशिया। रशिया से हम लोगों ने लिया है जस्टिस। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। वाई यूनियन ऑफ ट्रिनिटी? बिकॉज ये तीनों आपको प्रोवाइड कराते हैं सोशल डेमोक्रेसी। किस प्रकार से? हम जब इन टर्म्स को देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि दैट इज सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम आप समझ चुके हैं कि सर सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, सोर्स समझ आ गया। इसके बाद हम समझ गए कि नेचर क्या है, इंडिया किस प्रकार का इंडिया है। इसके बाद हम लोग ने ऑब्जेक्टिव भी समझा। क्या बस इतनी ही बातें कही गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इंडियन प्रीएम्बल में? तो नहीं, आप लास्ट में देखेंगे वहां पे दिया गया डेट, दिया गया है दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस, that is the date has been mentioned, that is what the date has been mentioned, 26 November 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और अपने आप को क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल। पीपल अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। दैट इज द डेट व्हाट इज मेंशन, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? 26 नवंबर 1949। अब यहां पर आपको कमेंट करना होगा बिकॉज बेसिक लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे जो एक्ट्स थे, बहुत सारे आर्टिकल्स थे, वो इनेक्ट कर लिया गया था। बाकी सारे जो रेस्ट थे वो आपके 26 जनवरी 1950 को किया गया था, बट कुछ थे जो यहीं पर कर लिया गया था। वो कौन कौन से थे मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से। जहां से भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे उन्हें हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को करें, ठीक है। तो मैंने एक बात कही सर, एक चीज इंटरप्रिटेशन है, छोटे सा है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन जरूरी होता है कि सर हम बोल रहे हैं कि ठीक है ये पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया क्या है? तो मैंने बताया कि सर पीपल ऑफ इंडिया ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है कंट्री को,
या कह लो तो गवर्नमेंट को रन करता है सर। बहुत अच्छे। तो क्या हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, इट इज इनडायरेक्टली हम ऐसा नहीं कह सकते कि द पीपल इज रनिंग द कंट्री, पीपल ही रन कर रही है कंट्री को? एब्सोल्युटली यस, यही बात है, यही बात को लिखी गई है कि पीपल जो है वही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल के द्वारा बनाया गया। बट ऐसी बात जो है वो चैलेंज भी की गई, बिकॉज आप लोग में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर पीपल किस तरह से बना दी, पीपल तो बना ही नहीं सकते बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जब बन रही थी सबको वोटिंग राइट तो थी नहीं, कम से कम अगर सभी लोगों को वोटिंग राइट दी होती तो मान लेते कि चलिए ठीक है सभी को वोटिंग राइट दी गई है, तो वो सभी को इंटरप्रिटेट, सभी को वहां पर मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ तो सभी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे थे, कुछ को वोटिंग राइट्स थे, बनाया भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो फिर किस प्रकार से आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिराइव करता है अपने पावर्स पीपल ऑफ इंडिया से? तो यहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दैट इज देयर वाज अ केस, एक केस भी इसी बेसिस पर हो गया था, केशव सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक केस हुआ था केशव सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर केशव सिंह ने ये बात को चैलेंज किया, कि चैलेंज दैट जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल नहीं है, कुछ लोगों ने बना दिया, वो भी लीगल लुमिनरीज ने। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक है, वो भी हम देखेंगे जब मेंस के लेक्चर्स में होंगे, बट ठीक है यहाँ देख लेते हैं। तो वहां पर केशव सिंह ने चैलेंज किया कि सर पीपल नहीं है, पीपल अथॉरिटी नहीं है। तो इस बात को फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सर इट इज अ लीगल फिक्शन, ये अपने आप में एक लीगल फिक्शन है। अब लीगल फिक्शन का मतलब क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनका कोई बैकिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है, बट आपको उस चीज को बिलीव करना होगा, उसे क्या करना होगा, बिलीव करना होगा। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपने आप में एक लीगल फिक्शन है और इस चीज को कभी भी आगे इस बेसिस पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसे एक्सेप्ट करना होगा। दैट इज पीपल ऑफ इंडिया ने ही इस चीज को क्या किया है, पीपल ही इसके क्या है, सोर्स है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी मैं आपको छोटा सा इंटरप्रिटेशन दे देता हूं यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा आप समझेंगे कि सर वहां पर थोड़े से इस बात पे भी क्रिटिक्स होती है, बट ऑल दो देखिए ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा था, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन्होंने उन्हें वोट किया और फिर उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या पार्ट बनाया और मेंबर बनाया था। वो पूरे मासेस के नहीं थे, क्योंकि वोटिंग राइट तो सिर्फ इतने लोगों के पास थे, ये सब कर गया। तो सर इसका बाद में फिर इंटरप्रिटेशन ये मिलता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मतलब इनेक्ट कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था 26 जनवरी को, तो उसके बाद जब पहली जनरल इलेक्शंस हुई थी, जहां पर सभी के पास ऑलमोस्ट, ऑल तो सभी ने वोटिंग नहीं की थी, बट सभी के पास जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था, तो ऑलमोस्ट वही सारे मेंबर्स फिर से इलेक्ट हुए थे। ये बात वो दिखलाती है कि उस समय भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे ऑलमोस्ट वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ होल, और उस समय इंडिया की कंडीशन बहुत ही दूसरी थी, अभी से हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसी कारण से हमें यह मानना होगा दैट इट इज अ लीगल फिक्शन दैट पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। आपको इस चीज को समझना होगा और या इसे मानना ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही। देखिए और भी थोड़ा इसको हम डिटेल में देखेंगे जब टाइम विल कम, जब समय आएगा तो हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा और इस पे क्या मिल सके, क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने आइडियल्स को देखा, हम लोगों ने एस्पिरेशंस को देखा। ठीक है, हम लोगों ने 4 एस्पिरेशंस की बात की थी, कौन कौन से, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी। ठीक है, ये सारे 4 एस्पिरेशंस हैं, इनको मींस इनके अचीव करने के लिए आइडियल्स क्या कहते हैं, तो इंडिया को सोवियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के रूप में देखा गया था, तो वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए लास्ट में पार्ट इसमें डिस्कस करना चाहूंगा आज के, फिर उसके बाद हम टर्म्स को अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इज योर प्रियम्बल, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रियम्बल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रियम्बल, जिस प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं, उतने देर से हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की, बहुत सारे हम लोगों ने चीजें इसमें डिस्कस की, बट हमें यह समझना होगा कि क्या प्रियम्बल पार्ट
था कॉन्स्टिट्यूशन का या है या नहीं, इसे हमें थोड़ा समझना होगा। तो देखिए जब हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करते हैं, किसी भी चीज पे ट्रेडिशनल व्यूज होते हैं, तो ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि प्रेम्बल सर पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि सर ये तो किसी को पावर भी नहीं दे रहा, किसी के पावर को लिमिट भी नहीं कर रहा, तो फिर क्या यूज है कॉन्स्टिट्यूशन का? इसमें तो कोई भी इंपॉर्टेंस ही नहीं है प्रियम्बल का। और अगर हम प्रियम्बल को हटा भी देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रन हो रहा है उस प्रकार से होगा। इसी बेसिस पर इसी बेसिस पर एग्जैक्टली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, दैट इज बेरूबेरी केस, या फिर री बेरूबेरी केस, यानी रेफरल केस ऑफ बेरूबेरी। ठीक है, बेरूबेरी केस। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आएंगे कि किस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबेरी केस में सर बताया गया कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इस बात को जिक्र किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट फिर बाद में इसका इंटरप्रिटेशन बदला, फिर समझा गया कि देखिए प्रियम्बल भले ही इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है, बट इसे रेफरेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। इसमें फिलॉसफीज हैं, समरीज हैं, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अगर हम प्रियम्बल को फिर पार्ट नहीं मानेंगे तो फिर इसे अमेंड भी करना दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये आर्टिकल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर देता है और प्रियम्बल को फिर पार्ट होना ही पड़ेगा। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए, एंड आफ्टर द डिस्कशन फाइनली इन द केशवानंद भारती केस, केस में केशवानंदा भारती केस, ये सारी चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इन केशवानंदा भारती केस कब हुआ है? ये केस सर 1973 में हुआ है, और इसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी ये कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा केस जानने की जरूरत नहीं है, पूरा केस का नाम है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के भी बेसिस पर और बहुत सारे के बेसिस पर भी। तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे। फिर यहीं पर इसे ये भी कहा गया कि प्रियम्बल जो है उसे अमेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि अमेंडेबिलिटी पे ही इशू थी जो मैंने आपको बताया, तो इसे अमेंड भी किया जा सकता है। और फिर बाद में इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अमेंड किया गया 1976 में। सर यहाँ पर आपको याद करने में अगर दिक्कत होती है तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज कंफ्यूजन होता है 42 और 44 में। तो आप देखेंगे 4 + 2 = 6, तो इट इज 1976, 4 + 4 = 8, दैट इज 1978। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे अमेंड किया गया, जहां पर 2 वर्ड्स को ऐड किया गया था, एंड दैट 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, वो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी थी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। तो 2 वर्ड्स मींस आइडियल्स में 2 वर्ड्स और आपके ये हो गए, तो ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। इन वर्ड्स को क्यों ऐड किया गया था? क्या इससे पहले ऐड नहीं हुआ था तो क्या कोई प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ? तो वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर रहे होंगे, जहां पर हम इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक लास्ट ये भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, दैट देयर वाज आल्सो अ केस व्हिच वाज बीइंग रिलेटेड टू LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, एक और केस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस आपका बन जाता है, LIC ऑफ इंडिया केस, जो कि 1995 है। ऑल्दो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज फैक्ट को भी कवर करते चलना है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें इस बात को कही गई कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ना सिर्फ पार्ट है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ये पार्ट ही नहीं है, ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो मैंने आपको बताया कि इसे अमेंड भी किया जा सकता है, इस पे बात हुई केशवानंद भारती केस में। बस हाँ, ये बात कही गई कि सर हम इसे अमेंड तो कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि हम इसे अमेंड करने में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय कर दें। बिल्कुल हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इसे अमेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या होता है, ये सारा हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देखिए पॉलिटी थोड़ा सा इंटर रिलेटेड टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज, तो उसे इंटरप्रिटेशन के दृष्टिकोण से हम जब उसे थोड़ा सा सीक्वेंशियल और थोड़ा एक ब्रॉड कवरेज लेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी क्लैरिटी देने की कोशिश की प्रीएम्बल के ऊपर, जो कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा, आई होप दैट। और हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी कवर किया गया है। तो आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज करें, आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स हैं तो डेफिनेटली आप उसमें जो भी एडिशनल पॉइंट्स मिले, जैसा कि आई होप कि ये पॉइंट आपको एक नया पॉइंट देखने के लिए मिला होगा कि लैंग्वेज ऑफ इंडियन प्रीएम्बल जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फिर जो भी इंटरप्रिटेशनल इशूज मैंने आपको क्लियर कराए हैं वो सारे को आप ऐड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज वहाँ पर हम आइडियाज़ के साथ साथ एस्पिरेशंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंडिया के आइडियल्स हैं, क्या इंडिया रियली सोवरन है, क्या सोशलिस्ट है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से आप आगे लेक्चर्स देखने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और यूजफुल लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।